का कर्तव्य है कि वो मार्गदर्शन करे और लोगों को कहे कि घर में रहो, और यही मार्गदर्शन करने के लिए हमें पद्म भूषण से सम्मानित पूज्य जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज मार्गदर्शन कर रहे हैं। उस मार्गदर्शन में वो हमारे सामने कुछ प्रसंग भी बता रहे हैं। मुंबई में इस वक्त महाराज जी है, और मैं महाराज जी के बारे में आपको ये भी बता दूं कि सुदर्शन का और महाराज जी का बहुत पुराना संबंध है। जब करीब 12 साल पहले यूपीए सरकार में यौन शिक्षा को बच्चों की शिक्षा में, शालेय शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए सोनिया सरकार ने आदेश दिया था, सब कुछ फाइनल हुआ था। उस समय हमने महाराज जी के नेतृत्व में यह काम किया था, और पूरे देश के बच्चों के सामने यौन शिक्षा के नाम पर एक अश्लील चीजें परोसने का जो काम होने वाला था, उसको रोकने में महाराज जी के साथ हम कामयाब रहे। इसलिए उनके साथ हमारा बहुत पुराना संबंध है, और आज वो हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। महाराज जी हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे घर में रहना जरूरी है, और घर में रहकर ही आप बच सकते हैं। और इसलिए मैं विश्व के तमाम जितने भी लोग हैं उन लोगों को कह रहा हूं कि गुरु भी यही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं, पुलिस भी यही कह रही है, सब लोग यही कह रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है कि हम किसी की मानते नहीं, सुनते नहीं? जब इतने बड़े बड़े महात्मा जो अपने कर्म के लिए पैदल चलते हैं, ऐसे जैन मुनि भी इस वक्त सरकार कह रही है, इसलिए कहीं चलने के बजाय कहीं एक जगह बैठे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में इसका पालन क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं पद्म भूषण पूज्य जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। मैं दोबारा उनके पास चलूंगा और उनका मार्गदर्शन हम आपको इस वक्त दिलवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको पता चले कि इनके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का अध्यात्म क्या है, इसके पीछे का धर्म क्या कहता है। इसका मर्म अगर हम जानेंगे तो ही हम इन चीजों को समझ पाएंगे, और इसलिए मर्म जानने के लिए मर्मज्ञ होना चाहिए। वो मर्मज्ञ संत से बड़ा कौन हो सकता है, और इसलिए हम संत को ही आपके सामने लेकर आए हैं जो आपको इस वक्त मार्गदर्शन करें। हम चाहते हैं कि आपके ज्ञान के भंडार में, आपके आस्था के भंडार में, और आपके समाधान के रास्ते खोजने के तरीके में इस बहाने बढ़ोतरी हो, और आपके सामने ये विकल्प भी आ जाए कि साधु संत क्या कहते हैं। जैनाचार्य जी, तमाम हिंदुस्तान के जैनाचार्य नियम के प्रति बहुत कठोर होते हैं, और किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, भौगोलिक स्थिति हो, राजकीय स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उसमें वो अपने नियमों में कोई बदलाव कभी भी नहीं करते, और निरंतर चलते रहना ये उनका कार्य है। उसके बावजूद इस वक्त सरकार ने कहा है तो जैनाचार्य भी स्थिर है, जहां है वहीं रुके हुए हैं। एक जगह पर ज्यादा रुक नहीं सकते, नियम है, लेकिन सरकार कहती है मान रहे। और इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं ऑडियो में जोड़ने के लिए कहूंगा कि अगर हम वीडियो में जोड़ नहीं पा रहे तो हम ऑडियो में बात करते हैं। हमारे साथ विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज मुंबई से बड़े जैनाचार्य हैं। सरकार ने उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ है, और ऐसी विभूति आज हमको मार्गदर्शन कर रही है। उन्हें अपने संबोधन की शुरुआत करके एक दृष्टांत बताई था, जितने में हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन दोबारा हम आपके सामने उनको लेकर आएंगे। आज मैंने तय किया कि मैं स्वयं उनके साथ ये वार्ता करूंगा, जो वार्ता आपके, हम के और पूरे समाज के लिए मार्गदर्शक उपयोगी साबित होगी। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं स्वागत करता हूं पद्म भूषण पूज्य जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी महाराज जी का। महाराज जी, देश पूरा लॉकडाउन में कैद है, आपका मार्गदर्शन शुरू हुआ था, डिस्कनेक्शन हुआ है, आप दोबारा हम जुड़े हैं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। खैर, एक आश्रम में गुरु और शिष्य दोनों थे। हाँ। और किसी भी कारण से शिष्य को बाहर जाने का मन हुआ, और गुरुदेव ने रोकना नहीं था,
और वो गुरु की ना होने के बावजूद भी बाहर निकल गया। और जैसे ही बाहर निकला 10-20 कदम गया, कदम जाने के बाद आवाज सुनी उसने गद्दे की भौंकने की। और वो थोड़ा ज्योतिष शास्त्र का जानकार था, उसको लगा ये गद्दा भौंक रहा है तो अपशुकन हुआ, जाने में मजा नहीं आएगी। फिर भी अपने मन के साथ गलत समाधान किया, थोड़ा आगे निकल गया, दोबारा गद्दा भूखा, फिर भी आगे गया, तीसरी बार गद्दा भूखा। तब उनको लगा मेरा कार्य निश्चित नहीं होगा और वापिस आया। वापिस आया तो गुरुदेव ने उनको पूछा कि दोस्त, मैंने ना बोला था फिर भी तू बाहर गया और अभी वापिस आया, तो ऐसा क्या हो गया कि तू वापिस आ गया? तब शिष्य ने गुरु को कहा कि मैं बाहर जाना तो चाहता था मगर गद्दा भोंक दिया और इसलिए मैं वापिस आया। तब गुरुदेव ने उनको डांटने के बाद इतना ही कहा कि दोस्त, गुरु का नहीं मानता और गद्दे का मानता है क्या? मैंने बोला तब वापिस नहीं आया और गद्दे के भोंकने से तू वापिस आ गया। आज मैं वो एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में नरेंद्र भाई मोदी इस देश के हर धर्म गुरु, हर धर्माचार्य, हर माता पिता, हर वडील सब चाहते हैं कि अब लॉकडाउन के माहौल में कोई बाहर मत निकलो। माने जो भी लोग ना बोलते हो लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने की, वो सब गुरु है। और वो गुरु की नहीं मानने के बाद भी जो बाहर निकलता है वो उच्छृंखल शिष्य है। आज भी इतना ही कहना चाहता हूँ, गुरु की बात मानने के बावजूद भी वो निकल जाता है। मे बी पॉसिबल वो गुरु से कहने से वापिस नहीं आए। बिल्कुल, जो गुरु का नहीं मानता और केवल गधों का मानकर अगर चलेगा तो उसका यही हो। मुझे जब तक बिल्कुल हाँ, मुझे जब तक मालूम है तब तक इस देश में सुसाइड करने वाले के प्रति कानूनी अपराध दायर हो जाता है। मैं मानता हूं तब तक मैंने कोई संविधान पढ़ा नहीं है, मगर पेपर मैगजीन में कई बार मैंने पढ़ा है कि आदमी सुसाइड करने के लिए निकला और उन पर केस दायर हुआ। इस देश में सुसाइड करने की तो मनाही है, वो तो अपराध। बिल्कुल, वो तो अपराध है ही, लेकिन इस वक्त जो बाहर निकल रहा है वो सुसाइड भी कर रहा है और दूसरे की हत्या भी कर रहा है। इसलिए अपराध करना, दो अपराध इस वक्त उसके द्वारा हो रहे हैं कि जब बाहर निकल रहा है तो वो दो अपराध कर रहा है कि आत्महत्या का तो अपराध है ही, लेकिन बाहर निकल के तो दूसरे को मारा है। वो खुद मरता है और न मालूम कितने लोगों को मारने की एक व्यवस्था तैयार करता है। तो मेरा ये प्रश्न है, मैं साधु हूँ, मेरी साधु संस्था में भी मेरा शिष्य यदि मेरी आज्ञा में नहीं रहता है, एक बार, दो बार, तीन बार कहने के बाद भी जब मेरी नहीं मानता है, मैं उनको समझाता हूँ, नहीं समझाने के बाद भी नहीं मानता हूँ, उनको कठोर दंड देता हूँ ताकि उनका जीवन बने और पूरी साधु समाज बने। आई वुड लाइक टू आस्क समवन, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मन में समझ में नहीं आता है ये लॉकडाउन कंपल्सरी है, वॉलंटरी है कि कंपल्सरी है? यदि वॉलंटरी है तो ये कई लोगों को ऐसा होगा ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी तो है नहीं, हम क्यों न जाए बाहर? बाहर भी बहुत काम है, सब्जी खरीदना है, मजा करनी है, घूमना है, किसी को मिलना है। और यदि कंपल्सरी है तो बाहर जाने की, और वॉलंटरी है तो जो घर में बंदे अपने हिसाब से, उनको भी होता है कि यार वॉलंटरी होने के बाद हम अपने आप से घर में बंदे, तो कंपल्सरी यदि बन जाए, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द है डिले इज डेंजरस। अब जितना लेट होता है उतना खतरा बहुत बढ़ जाता है। हम ये आश्वासन तो नहीं ले सकते कि अमेरिका में बहुत मर गए और हमारे वहां कम है, स्पेन में बहुत गए, इटली में हमारे वहां कम है, इटली में बहुत गए और हम रह गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लगी हुई आग है। जिस आग में अमेरिका और स्पेन, इटली गया, वहां पूरा जल गया, मगर आग अभी रुकी नहीं है, वो धीरे धीरे अपने देश की ओर आ रही है। अभी मेरे हाथ में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, ओनली एंड ओनली वन वे, लॉकडाउन। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कभी कभी मरीज ऐसे होते जिनको दवाई देने से अच्छा हो जाता है, और कई मरीज ऐसे होते कि जिनको दवाई नहीं भी मिलती है मगर वो कुपत्य का त्याग कर देता है और अपने आप से वो अच्छा हो जाता है। एक्स फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायरिया हो गया और छोटे गांव में रहता है, वहां डिस्पेंसरी भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, और शायद व्यवस्था तो 50 मील दूर है, वो जा नहीं सकता है। तो मरीज खुद, इनके पिताजी बोलते
और मरीज थोड़ा बुद्धि वाला तो समझता है कि दवाई नहीं भी मिले मगर मैं अपने आप से खमण खाना बंद कर दूं तो अपने आप से चना की आइटम खाना बंद कर दूं, मैं भी पॉसिबल धीरे 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 डायरिया खत्म हो जाए। माने डायरिया के मरीज को जब दवाई नहीं मिलती है तब वो कुपत्य का त्याग कर देता है तो अपने आप से डायरिया के दर्द से मुक्त हो जाता है। जब पूरी दुनिया में एक भी स्टेट में, एक भी राज्य के पास, एक भी डॉक्टर के पास, एक भी हॉस्पिटल के पास ये कोरोना की दवाई है ही नहीं, माने एक विकल्प हमारे लिए फुल स्टॉप हो गया कि दवाई होती तो छप्पर फाड़ के भी हम दवाई लेकर के आते, मगर यदि पूरी दुनिया में कहीं दवा नहीं है तो कुपत्य का त्याग वो तो है हमारे पास। और ये कुपत्य है इस माहौल के बीच में बाहर निकलना, बाहर घूमना, मजे से घूमना, किसी डर बिना घूमना, वो है कुपत्य। यदि मरीज को अच्छा होना है तो कुपत्य का त्याग करना ही चाहिए। बाहर निकलने का जो माहौल है उससे हमें किसी भी हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए। और एक बात और इस पर जो कुपत्य कहना है, चाहूंगा। आज के समय में तो कुपत्यों में कई चीजें खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह होता है। इस बार तो सब कुछ खाओ, बस घर में रहो, इतना ही है। पर वही है, माने डायरिया हो तो भी मजे से तुम खमण खाओ मगर घर में रहो। हाँ, घर में लेटरिन की व्यवस्था है, भले 10 बार जाए मगर घर में ही रहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इतना है तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि मैं कई जगह एग्जाम्पल देता हूँ। रास्ते में सिंह जा रहा था और शेर जा रहा था और न मालूम उसने कहीं आवाज सुनी, ये नाला खड़े रह जाना। जंगल का राजा शेर वो हैरान हो गया कि मुझे नालायक कहने वाला है कौन। तो आगे देखा, पीछे देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। उसको लगा शायद मुझे भ्रम होता होगा। थोड़ा आगे निकला, फिर से आवाज आया, ये नालायक तुझे कहता हूँ। तब उसको लगा ये भी भ्रम नहीं है, कोई तो है निश्चित जो मुझे चैलेंज देता है। फिर भी आगे देखा, पीछे देखा, उधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब लगा जाने दे, हमें 10 कदम आगे गया, फिर से आवाज आई, ये बेवकूफ सुनता है कि नहीं, मैं तुझे ही कहता हूँ। अब शेर खड़ा रहे। उसको लगा ये भ्रम नहीं हो सकता है। नीचे देखा, इधर उधर देखा और उसने ऊपर देखा, कोने पे देखा, एक छप्पर पर बकरा खड़ा था। और बकरे को देखकर उसने बकरे को पूछा, तेरी ये औकात, तू बोलता है? तो हाँ मैं तुझे बोलता हूँ, नालायक खड़ा रह जा। शेर ने इतना कहा, दोस्त ये तू नहीं बोलता है, छप्पर बोलता है। तेरी औकात नहीं है। हाँ ये तेरी औकात नहीं है, मैं जंगल का शेर और तू मुझे बोल देता है नालायक। ये तू छप्पर पे खड़ा है ना, ये तेरी औकात नहीं है, छप्पर की औकात है। शेर ने एक ही काम कर दिया, शेर ने 2 काम किया। उसने सोच लिया मेरे पास 2 ही विकल्प है उनको बंद करने का, या तो मैं छप्पर पे चढ़ जाऊं या तो बकरे को छप्पर पे से नीचे उतार दूं। और शेर ने वही रास्ता दिया, एक गर्जना करके ऊपर गया, बकरे को नीचे बुला दिया और नीचे बोलने के बाद बकरा नतमस्तक होकर बोलने लगा शेर को, आपकी आज्ञा बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आज कई लोग छप्पर पे बैठ करके इस देश के पीएम को, सीएम को, हम सबको वो चैलेंज कर रहा है। बकरा, वो बकरा इसलिए चैलेंज करता है, वो छप्पर पे बैठा है। हमारे पास 2 विकल्प है, या तो हम शेर बन के ऊपर चले जाए या तो वो बकरे को नीचे बुला दे। ये नहीं चलता है। पूरी दुनिया के साथ ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जब मैं एक छोटी सी बात बताना, लेकिन कुछ बकरे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। तो क्या करे, शेर की ताकत दिखानी पड़ेगी ना। हाँ, हमारा संविधान कानून के हिसाब से चलता है। बिल्कुल। अब कई लोग मुझे भी पूछते हैं, महाराज साहब इनको क्या सजा देनी चाहिए, क्या सजा देनी चाहिए। मेरे धर्म की बात हो तो मेरे शास्त्र की मर्यादा के हिसाब से मेरे आचार्य भगवान मुझे सजा देते हैं। हाँ। इस देश में, इस देश का नागरिक कोई भी हो, नागरिक है, तो जिस राष्ट्र में हम रहते वो राष्ट्र के कानून का, संविधान का पालन करना मेरी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। और यदि वो कानून का भंग करता है तो कानून में सब कुछ लिखा है, ऐसा अपराध करने वाले को कौन सी सजा होनी चाहिए, तो सब कानून की व्यवस्था है। मैं ये नहीं कहता हूँ सजा किसको करनी चाहिए, सजा क्या करनी चाहिए, मगर संविधान के हिसाब से देश को तबाही के रास्ते पे ले जाने वाले को, ये फिर से मैं बताना चाहता हूँ, ये अकेले देश को तबाही पर ले जाने की बात नहीं है, पूरी दुनिया को तबाही ले पर जाने की बात है। मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, इंडिया में कोरोना कहाँ से आया? इंडिया से नहीं आया, बाहर से आया। दैट मीन्स कहीं इटली से आया, कहीं स्पेन से आया, कहीं दुबई से आया। माने इस देश में कोरोना नहीं था। अरे अमेरिका में भी नहीं था, इटली में भी नहीं था, स्पेन में भी नहीं था, हर जगह कोई ना कोरोना चाइना से आया। हमने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दी ताकि कोरोना आने का बंद हो जाए।
तो इनकार यही है कि देश के पास सब कुछ व्यवस्था है, यदि ये हम कर सकते तो ये भी तो कर सकते। और मैं एक बात वो भी तो करना चाहूंगा, हमारे वहां 5 महाव्रत है, वो 5 महाव्रत हर महाव्रत नेगेटिव है, माने सारी दुनिया के जीवों को मैं बचाऊंगा वो मेरा महाव्रत नहीं है, मगर एक भी जीव की हिंसा में नहीं करूंगा वो मेरा महाव्रत है। दैट मीन्स सारी दुनिया के हर जीवों को बचाने की मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, मेरी औकात भी नहीं है, मेरी ताकत भी नहीं है, मगर एक भी जीव की हिंसा न हो मेरी औकात भी है, मेरी ताकत भी है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरी ड्यूटी भी है। तो आज मैं वो कहना चाहूंगा, लॉकडाउन में नहीं रहने वाला वो क्या करता है, आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है सारे दुनिया के हर जीवों को, लोग कोरोना का शिकार बनते मैं बचा नहीं सकता हूं, मगर मैं खुद यदि अंदर रहता हूं तो मेरी बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, मेरी ओर से किसी को कोरोना हो सकता है, वहां मैं अपने आप को बचा करके सबको बचा सकता हूं। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस देश के पास बहुत बुद्धि धन है। हाँ, ऑल आर मैच्योर तो नहीं कहूंगा, मगर एक फर्क है, एडल्ट होना अलग बात है और मैच्योर होना अलग बात है। एडल्ट तो गद्दा भी हो जाता है, सिर्फ समय निकल जाता है ना, तो गद्दे को भी हम बोलते हैं एडल्ट हो गया 10-12 साल का, 15 साल का, मगर वो एडल्ट जब तक मैच्योर नहीं होता ना तब तक वो अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैच्योर लोगों को पता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन। मैं रिपीट करना चाहता था, मैच्योर को पता होता है कि रिस्ट्रिक्शन क्या होता है और प्रोटेक्शन क्या होता है। जब सीता जी के लिए लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी, हाँ, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं था, प्रोटेक्शन था। और लक्ष्मण ने वही कहा था कि भाभी ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, इस रेखा को ओवरटेक करने की गलती मत करना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश के बुद्धिधन के पास जो एडल्ट और मैच्योर दोनों है, उनको इतना तो पता होना चाहिए नहीं कि लॉकडाउन में घर में रहना वो हमारे लिए गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है, पाबंदी नहीं लगाई, इट इज अवर प्रोटेक्शन। सिर्फ प्रोटेक्शन मेरा है, पूरी दुनिया का प्रोटेक्शन है। तो मैं कहना चाहता हूँ, इस सब्जेक्ट को थोड़ा मीडिया के माध्यम से हाईलाइट करना चाहिए। सिग्नल के पास गाड़ी खड़ा रखना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। स्पीड ब्रेकर होती है, गाड़ी की गति को कम करना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर प्रोटेक्शन है। बाईपास के ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में रखना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर प्रोटेक्शन है। 144 कलम में घर में रहना वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है मगर प्रोटेक्शन है। जब आग लगती है हम वहां से निकल जाते, निकलने की बात करते, वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन है। हम जाए वहां सांप आ जाता है और मेरे पिताजी बोलते हैं यहाँ से निकल जा, वो रिस्ट्रिक्शन है मगर प्रोटेक्शन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये दो शब्द के बीच में यंग चंद्रशेखर बीच में बहुत गलत फहमी है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि इतना लॉकडाउन एक तो 21 दिन का था, फिर नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक कर दिया, कब तक हम बंद रहेंगे भाई? बंद रहना उसमें ही तो हमारी सुरक्षा है। तो नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें बोलना चाहिए। और एक दूसरी बात, एक दीपक होता है ना, दीपक को जलाने के लिए मुझे 4-5 चीज चाहिए। हाँ। दीपक चाहिए, बाती चाहिए, तेल चाहिए, तिली चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये सब कुछ होने के बाद बड़ी मुश्किल के बाद मैं दीपक जला सकता हूँ, मगर जले हुए दीपक को बुझाने के लिए एक हवा की फूंक काफी है। तो दीपक जलाने के लिए 5 चीज चाहिए, दीपक को बुझाने के लिए हवा की एक फूंक काफी है। बड़ी मुश्किल के बाद, कितने सालों के बाद ये देश अपने आप से ग्रोथ पे जा रहा था। पूरी दुनिया में आउट ऑफ 175 कंट्रीज इंडिया का नंबर रिच कंट्री में 6 नंबर पे आ गया था। ये प्रयास था जो भी था वो, मगर इतनी बड़ी मुश्किल के बाद, कितने संघर्ष के बाद, कितने बलिदान के बाद, कितने समाधान करने के बाद देश इस लाइन पे गया था। दैट मीन्स दीपक जल रहा था और अभी हवा लेकर के कई लोग निकल पड़े हैं। इस दीपक को बुझाने के लिए कोई अक्ल नहीं चाहिए। और मैं रिपीट करना चाहता हूँ, दीपक को चालू रखने के लिए घी हर जगह नहीं मिलता है, मगर दीपक को बुझाने वाली हवा तो हर जगह उपलब्ध है। घी कम है और हवा बहुत है, मुंह में से हवा निकलने वाले बहुत है। हमें एक काम तो करना ही चाहिए ना कि दीपक में घी डालने के बजाय आज दीपक को बुझाने वाले जो हवा लेकर के निकलते, उनको जो भी हम कर सकते वो करने के बाद भी हमें उनको रोकना ही चाहिए।
एक दूसरी बात, हाँ। भगवान की कृपा से, गुरुदेव की करुणा से मैंने 350 किताब लिखी। एक किताब लिखने के लिए 2 महीना मुझे लगता है शायद, मगर किताब के पेज पे यदि इंक डाल देनी है 2 मिनट का काम है। हो तो सर्जन के लिए 2 महीना चाहिए, विध्वंस के लिए 2 मिनट चाहिए। कितनी मेहनत करने के बाद कल नरेंद्र भाई का मैंने वक्तव्य सुना, इनके चेहरे पे थकान भी थी, पीड़ा भी थी, और जो कुछ भी संयम के साथ, विवेक के साथ, मर्यादा के साथ, एग्रेसिव हुए बिना इतना अच्छा सुझाव उसने दिया कि भाई मैं विनती करता हूं आप लॉकडाउन का पालन गंभीरता से करो। मगर मैं कहना चाहूंगा आपको, चौराहे पर सिग्नल न भी हो ना, मगर शिष्ट पुरुष, जो शिष्ट पुरुष होते हैं ना, मैच्योर एडल्ट्स, वो विदाउट सिग्नल भी अपनी गाड़ी किसी को डिस्टर्ब किए बिना निकल जाता है। मगर इतनी अक्ल जिनके पास नहीं है और ट्रैफिक जाम है, वो आगे निकलने के चक्कर में किसी के साथ एक्सीडेंट भी कर सकता है। तो 2 व्यवस्था हमारे वहां होती है, व्यक्तिगत तौर पे सद्बुद्धि चाहिए और समष्टिगत के तौर पे आग्रह बुद्धि चाहिए। नंबर 1 सद्बुद्धि, जो मैच्योर है उनको कानून की जरूरत नहीं है, वो अपने आप से न किसी का खून करेंगे, न सिग्नल व्यवस्था तोड़ेंगे, न किसी को गाली गलौज करेंगे, न किसी के वहां डाका डालेंगे, क्योंकि ऑल आर मैच्योर। तो जो मैच्योर है उनका जीवन सद्बुद्धि से चलता है, और जो मैच्योर नहीं है उनका जीवन आग्रह बुद्धि से चलता है। हमारे वहां जो पुलिस है, हमारे वहां कानून व्यवस्था है, हमारे वहां संविधान है, वो संविधान सद्बुद्धि का नहीं है, आग्रह बुद्धि का है। आग्रह बुद्धि का अर्थ है यू विश और नॉट, यू लाइक और नॉट, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस। आपको पसंद है कि नहीं है, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, आपको कंपल्सरी इनका अमल करना है, ये है आग्रह बुद्धि। मैं आपको कहना चाहूंगा, मास और क्लास के बीच में फर्क है। क्लास सद्बुद्धि से चलता है और मास आग्रह बुद्धि से चलता है। 130 करोड़ की प्रजा के बाद ये हम उम्मीद नहीं करेंगे कि लॉकडाउन में रहो, हमने बोल दिया और सब अपने आप से घर में बंद रह जाएंगे। क्लास है वो तो आप नहीं भी बोलो, अपने आप से घर में रह जाएंगे और सबको बचाएंगे। मगर मास है जिनके पास कम बुद्धि है और वो कुछ शरारत करने के लिए निकलते, वो तो लॉकडाउन की ऐसी तेजी करके भी घर से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों को एकत्र कर रहे हैं, गलत मैसेजिंग कर रहे हैं, उनको लॉकडाउन तोड़ने के लिए कह रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कौन है इनके पीछे, वो ढूंढने का प्रयास बाद में करेंगे, बट व्हाट वी कैन डू नाउ। अभी इसी टाइम में एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरे मकान को आग लग गई। अभी मेरे पास 2 विकल्प है, आग लगाने वाला कौन है उसको ढूंढूं या फायर ब्रिगेड वाले को बुला के मेरे मकान को आग से शांत कर दूं। तो मेरे पास 2 विकल्प है। आग लगाने वाला कोई है, शायद किसी ने मेरे कान में बात डाल दी कि मैं सबूत ला करके बताता हूँ आग किस। मगर जब मेरा पूरा मकान जल रहा है तब मेरे सामने एक ही विकल्प होता है, अभी फायर ब्रिगेड वाले बुला करके मेरे मकान को मैं बचा लूं, फिर आग लगाने वाला कौन है उनको देख लूंगा। मगर आज का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है, आग कौन लगाई, कौन लगा रहा है, वो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ढूंढती रहेंगी। मगर हम तो एक ही प्रयास करेंगे, किसी भी हिसाब से फायर ब्रिगेड बुला करके हम आगों को शांत करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इंडिया का हर नागरिक फायर ब्रिगेड वाला है। यदि वो अपने आप से अपने को बंद कर देता है, अपने आप से अपने को घर बंद कर देता है, वो न खुद पर, न खुद के परिवार पर, न खुद के समाज पर, न खुद के अपार्टमेंट पर, मगर पूरी दुनिया पर वो उपकार कर रहा है। एक समय था उपकार करने वाले भगवान थे, उपकार करने वाले गुरु भगवान थे, उपकार करने वाले संत थे। आज हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का एक भी व्यक्ति लॉकडाउन करके आपको घर में रहता है, वो पूरी दुनिया पर उपकार करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं 2 दिन के पहले एक बात बताई थी मैंने, हाँ, कि कुत्ता जा रहा था, एक कुत्ता, और हॉस्पिटल के बाजू से कुत्ता निकल गया, और कुत्ते ने कुर्सी पे एक छोटी चींटी को बैठे हुए देखा। कुत्ते को आश्चर्य हुआ कि चींटी हॉस्पिटल पे क्यों आई। तब वो कुत्ते ने चींटी को पूछा कि बहन यहाँ आने का कारण क्या है। तब चींटी ने कुत्ते को कहा कि देखो ऐसा है, हाथी का मेजर ऑपरेशन चल रहा है, खून की जरूरत पड़े तो मैं देने के लिए बैठी। अभी हाथी का मेजर ऑपरेशन और खून की रिक्वायरमेंट हो तो चींटी देने के लिए तैयार है। आज मैं देख रहा हूं, बम्बई में हूं, यहाँ भी माहौल बहुत गंभीर है, मगर हजारों लोग
कितने कितने लोगों की सेवा करते हैं। बिल्कुल। वो नर्स की, डॉक्टर की, कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी की, पुलिस की। मैं यहाँ बैठा हूँ, 2 दिन के पहले करीबन 50 पुलिस इसी रास्ते से निकलते थे, मगर अपार्टमेंट में जिन जिन लोगों ने देखा वो गली वो खिड़की में बाहर आए और सब लोगों ने ताली बजा करके पुलिस का सम्मान किया। बिल्कुल। आप समझते हो, आंख में हर्ष के आंसू आ जाते कि पुलिस के लिए ना किसी प्लानिंग था, मगर जैसे एक साथ 50 पुलिस को देखा तो अपार्टमेंट में बिना कोई मतभेद, बिना पक्षपात सबने आकर के ताली बजाई। कई लोगों ने फूल डाले, कई लोगों ने अक्षत डाले। ये है देश की संस्कृति। इतनी बड़ी ताकत में अपने परिवार को संभालने के लिए जान का खतरा लेकर के जो सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिस हो, चाहे सफाई कर्मी हो, कोई भी हो, इनको बिल्कुल। मीडिया हम भी सब इस समय अपना कर्तव्य निभा रहा है और देश भर में मीडिया अपना कर्मी भी कर्तव्य अपनी निभाते हैं। जान तो इनको- जोखिम में डालकर इन- इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। उनको देखो अलग अलग तरीके से यहाँ से भी सुविधा हो रही है। रोटी देते, फ्रूट्स देते, कैश देते, जो कुछ भी हो सकता है वहां पूरा बम्बई। मैं सच बताऊं, बम्बई में एक डर का माहौल होने के बावजूद गली गली पे लोग निकल जाते हैं परमिशन लेकर के, नॉट विदाउट परमिशन, कानून के दायरे में आकर के, बीएमसी के पास परमिशन लेकर के झोपड़पट्टी में गरीबों के घर। अरे गरीब भी ऐसे निकले हैं जो उनको देते तो वो बोलते 3 दिन का आ गए, फिर भी बोलते कि और 3 दिन का रख लो, कब लॉकडाउन खुले मालूम नहीं। ये माहौल भी दिख रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगा, प्रकृति एक का आदमी माहौल भी भी यदि- बहुत अच्छा है कि आपके पीछे से कोयल की भी आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक मुंबई बात में शायद ही बताना ऐसा कभी चाहूंगा, होता। क्लास तो मास बहुत अच्छा है। दोपहर लोग शरारती है, और एक बात बताऊं, शरारती और पागल वो अंडरस्टैंड से नहीं समझते। जो जिनका दिमागी बिगड़ा हुआ पागल हो चुका है ना, उनको वो समझ काम नहीं लगेगा। और जो शरारती है, जानबूझ करके सब गलत करना चाहता है, वो उनके पास तो आग्रह बुद्धि ही काम लगेगी। उनको रोकना ही पड़ेगा किसी हिसाब से। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, आज जो माहौल है ना, वो माहौल के बीच में क्या हो रहा है। एक 10-9 का फिगर था, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। 9 का फिगर ऊपर था, 8 नीचे था, 8 नीचे था, 7 नीचे था। न मालूम क्या हो गया, 9 वाले ने 8 वाले को चाटा मार दिया। 8 ने पूछा 9 मुझे क्यों मारा? उसने बोला तू मेरे नीचे है, कमजोर है, नहीं मारूंगा तो क्या करूंगा। अभी 8 वाले ने सोचा मैं 9 वाले को मार नहीं सकता हूं क्योंकि ऊपर है, मेरे से बहादुर है, मेरे से नीचे भी 7 वाला है, मैं 9 क्यों उनको चाटा मारूं। उन्हें 7 वाले को मार दिया, 7 वाले ने 6 को मार दिया, 6 ने 5, 5 ने 4, 4 वाले ने 3 को मार दिया, 3 वाले ने 2 को मार दिया और 2 वाले ने 1 को मार दिया। यहां तक तो चैनल बराबर चली, मगर एक का नंबर जब लगाया ना, तब उसने नीचे देखा 0 था, 0 था। उसको लगा ऐसे भी तो कमजोर है, निकम्मा है, इनको मारने से भी क्या होगा। हाँ। मेरी तो कोई गुडविल बढ़ने वाली है नहीं। मगर वो होशियार था आदमी, वो 1 ने 0 को उठाया और अपने बाजू में बिठा दिया। और जैसे 1 के बाजू में 10 आ गया ना, तो 9 वाला डर गया, साला मर गया तो 10 हो गया। तो 9 वाला भी बाजू में आ गया, 8 वाला भी बाजू में गया, 7 वाला भी बाजू में आ गया। और आप समझते हो, 1 ने जो ताकत रखी 0 को अपने बाजू में बिठाने के बाद 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब साथ में आ गए और इतनी बड़ी ताकत बन गई। मैं ये कहना चाहूंगा, नरेंद्र भाई मोदी एक की जगह पे है, पूरी दुनिया के, पूरे देश के हर छोटे से छोटे आदमी को, गरीब हो, भिखारी हो, कोई भी हो, उनको अपनी बाजू में बिठाने का काम किया है। तो नरेंद्र भाई की एक क्षमता, 1 के बाजू में 0 को बिठा करके अमेरिका को, स्पेन को, इटली को, जो अपने आप को 9, 8, 7, 6, 5 मानते थे, सबको बाजू में बिठाने के लिए उन लोगों ने मजबूर कर दिया। ये अपने पीएम की बहुत बड़ी ताकत है। हम इनके लिए पीएम को भी लाख लाख धन्यवाद देते। कितने सालों के बाद ये देश को शायद ऐसा राष्ट्र प्रेम में आपको बताना चाहता हूं। जापान का एक छोटा सा प्रसंग बताना चाहता हूं। हाँ। जापान के वहां किसी अमीर के घर पे एक चोर चोरी करने के लिए आया। अमीर अब्जोपति था, चोर ने चोरी कर दी। वो अमीर की पत्नी गई थी मायके, कोई था नहीं घर में, और चोर को बचाना जरूरी था। उसको लगा क्या करूं तो चोर बच जाए, चोर को रोकना जरूर था। मगर उसको एक बात याद आ गई, उसने जापान का राष्ट्रगीत शुरू कर दिया। और जैसे ही चोर के कान पे राष्ट्रगीत आया,
चोर ऐसे ही खड़ा रह गया, निष्क्रिय रह गया। और वो अमीर था, उसने मोबाइल से पुलिस को फोन कर दिया। फोन करने के बाद पुलिस आ गई। पुलिस ने वो चोर को पकड़ दिया और कोर्ट में हाजिर कर दिया। कोर्ट में हाजिर किया तब वो अमीर भी था और चोर भी था। जज ने अमीर को पूछा, ये आप अकेले थे और चोर अकेला था, आपने चोर को पकड़ कैसे लिया? तब उसने कहा कि मैंने राष्ट्रगीत बजाया, चोर खड़ा रह गया, उसको पकड़ लिया। और जज जबरदस्त था, उसने बोला कि देखो, चोर के हृदय में राष्ट्र प्रेम था तो राष्ट्रगीत की आवाज सुन करके खड़े रह गए, और तुम्हारे हृदय में राष्ट्र प्रेम नहीं था, इसलिए राष्ट्र प्रेम गीत चलता था फिर भी तुम पुलिस को फोन किया, इसलिए मैं चोर को निर्दोष छोड़ देता हूं और तुम्हें सजा करता हूं। वाह। ये राष्ट्र प्रेम। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रति देश के हर लोगों को प्रेम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर के प्रति हर लोगों को प्रेम है। राष्ट्र गीत जनगण मन के प्रति सबको प्रेम है। तो राष्ट्र प्रेम आज की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा पूरा जैन संघ, पूरे जैन समाज, पूरे जैन आचार्य भगवान, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पंजाबी, इस देश के हर धर्म गुरु ने आज राष्ट्र प्रेम को नंबर 1 पर रख के, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, हर धर्म के धर्म गुरु ने नहीं, सारे अपने नहीं रख धर्म- पा रहे हैं ना। अभी भी कई हाँ? मुसलमान गुरु इस चीज को नहीं मान रहे हैं। उनके यहाँ नहीं, पर वो- जमाती छुपे हुए हैं, लेकिन पुलिस को नहीं बता रहे हैं। एक बात समझ लो, एवरेज की बात मैं करना चाहूंगा। हाँ। एवरेज की बात बताऊं तो कई मस्जिद भी बंद है, कई चर्च भी बंद है, कई मंदिर भी बंद है, कई गुरुद्वारा भी बंद है। मैं ये नहीं कहूंगा, मगर ये मैं कहूंगा, एवरेज लोगों ने बड़ी शालीनता के साथ, बड़े प्यार के साथ इस देश का अपने हृदय में बैठा हुआ राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित किया है। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, हमारा सबसे बड़ा तीर्थ पालीताना, जिनको याद करके हमारी आंख में आंसू आ जाते, आज पालीताना भी हमने बंद कर दिया है, गिरनार भी बंद, समेत शिखर भी बंद। ये क्यों? इतना बड़ा धर्म, हम धर्म के प्रति प्यार करने वाले, मगर राष्ट्र प्रेम को लेकर के पूरी दुनिया के हर जीव को बचाने के लिए हमने इतना बड़ा कड़ा प्रयोग, कड़ा निर्णय लिया है, और हर धर्म गुरु आज राष्ट्र के साथ है। तो मैं इतना ही कहूंगा, कोरोना की महामारी को हम दूर कर सकते हैं, मगर हमारी जिम्मेदारी है एक ही कामों में करना है। हम लॉकडाउन रह करके अंदर बंद हो करके बैठ जाए, और यदि इतना भी हमसे हो गया तो दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार मेरी ओर से भी हो जाएगा। और लास्ट बात, चीन के कन्फ्यूशियस ने किसी ने पूछा था, आपके हिसाब से अच्छा राष्ट्र किसको कहा जाता है? बिल्कुल। और कन्फ्यूशियस ने 3 बात बताई थी। एक बात, जिस देश के पास पर्याप्त सेना हो, ताकत वाली सेना। सेकंड नंबर, फूड अच्छा हो, अनाज व्यवस्था हो। और नंबर 3, राष्ट्र प्रेम हो। पूछने वाला कोई भी था, मगर उसने कन्फ्यूशियस को एक प्रश्न और भी पूछ लिया कि मान लो कि 3 में से किसी एक को कैंसिल करना हो, आपके हिसाब से किसको हम कैंसिल कर सकते हैं? तब कन्फ्यूशियस ने कहा कि सेना को कैंसिल करो तो चले, मगर अनाज और राष्ट्र प्रेम वो तो निश्चित तौर से होना ही चाहिए। पूछने वाला ने और भी पूछ लिया, 2 की बात तो बराबर है, मगर शायद 2 में से एक को भी कैंसिल करना पड़े तो किसको कैंसिल करो? उसने बता दिया, अनाज को कैंसिल करो। राष्ट्र एक बार भूखा रहेगा तो चलेगा, मगर राष्ट्र प्रेम तो सबके पास होना ही चाहिए। आज राष्ट्र प्रेम को इम्प्लीमेंट करने का बिल्कुल बहुत बड़ा मौका आया है, बहुत बड़ा मौका। बिल्कुल। ये चैलेंज भी है, ये चॉइस भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है, और मुझे विश्वास है थोड़ा इम्प्लीमेंट हो जाए, कानून की सख्ती हो जाए, वॉलेंटरी की जगह पे कंपलसरी दिया जाए, सद्बुद्धि की जगह आग्रह बुद्धि रख दी जाए, तो ये होगा। और रिस्ट्रिक्शन के साथ प्रोटेक्शन की बात यदि ठोस से की जाए तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं सब कुछ आने वाले दिनों में, ये 19 दिन का और भी लॉकडाउन लग गया है, 3 मई का। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं, और आपको भी मैं कहना चाहता हूं कि एक ही काम